हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोगों का जो सी टेट है, ठीक है, सी टेट जनवरी, ठीक है, जनवरी 2024 के लिए जो पेपर आप लोगों का देखिए होने वाला है फ्रेंड्स, हम उसके लिए आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे आज, ठीक है। तो सभी लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, वो लोग कर दीजिए, ठीक है। आज हमारे सीडीपी की क्लास है, तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी की ओर चलेंगे, ओके। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अपने क्वेश्चन आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे। और जैसे अभी हम कुछ दिनों तक आप लोगों को प्रैक्टिस ईयर प्रीवियस ईयर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को थ्योरी वाइज, ठीक है, एक एक दिन में मतलब यानी कि जो क्लास है हमारा थ्योरी वाइज चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, संज्ञानात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं पूछी गई है, जैसे कि जो आपका कल्पना हो जाता है, ठीक है, और समालोचनात्मक सोच होता है और जो परासंज्ञान होता है, जिसे आप लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो चर्चा के दौरान जो परोक्ष रूप से विकास होता है, ठीक है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये फ्रेंड्स आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संज्ञान से संबंधित है क्या आपका परासंज्ञान और समालोचनात्मक सोच और कल्पना, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, विकास के सिद्धांत जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास सिर से पैर की ओर की दिशा में विकसित होता है, ओके। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है आनुवंशिकता का सिद्धांत, और तीसरा है आपका शीर्षगामी सिद्धांत, और चौथा है अधोगामी सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पिछली क्लास आप लोगों की ली थी, उसमें मैंने बताया था जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, ठीक है, इसमें जो विकास होता है वो आपके सर से लेकर के पैर की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपने सर पर यानी कि जो उसका सर होता है, ठीक है, पहले उस पे वो केंद्रित करता है, ठीक है, उसके बाद वो जो उसका केंद्र होता है वो उसके हाथ पे आता है, फिर उसके बाद पैर पर आता है, ठीक है। तो देखिए जो निरंतरता का विकास होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो विकास होती है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। आनुवंशिकता का सिद्धांत होता है फ्रेंड, जिसमें आनुवंशिक लक्षण जो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, इनसे चली जाती है। और जो अधोगामी सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, ये देखिए केंद्र से लेकर के बाह्य की ओर जो विकास होते हैं वो आपके अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे शीर्षगामी यानी कि जो सिर से पैर की ओर विकास होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शीर्षगामी सिद्धांत, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है स्कूल और मुद्रक संचार। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है वो आपकी परिवार होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका सामाजिक संचार और कानून, तीसरा है परिवार और पास पड़ोस, चौथा है पास पड़ोस और सामाजिक नीति, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो परिवार होता है वो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो प्राथमिक संस्था के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो परिवार और पास पड़ोस है, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो प्रारंभिक वर्ष में बच्चों के जो सामाजिकरण की प्रथम संस्थाओं की भूमिका होती है, ठीक है, वो आपके परिवार और पास पड़ोस की होती है। पहले नंबर पे आपका परिवार आता है और दूसरे नंबर पे पास पड़ोस आता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके जीन पियाजे के थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया है जो जीन पियाजे साहब हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? यानी कि जो जीन पियाजे हैं, ठीक है, इनकी जो संज्ञानात्मक विकास है फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो जीन पियाजे हैं, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो जीन
पियाजे ने दिया है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें संवेदी गामक सिद्धांत, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत, और यानी कि सिद्धांत नहीं दिया है, मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ। ठीक है, जो ये अवस्था होती है इसके बारे में। ठीक है, सॉरी मैंने सिद्धांत बोला। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस चरण पर बच्चे, ठीक है सॉरी, किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य करने के लिए पूछा गया है, तो वहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसी में बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। यानी कि जो जीन पियाजे साहब हैं, ठीक है, इनके जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूछा गया है कि जो संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका संतुलनीकरण द्वारा, दूसरा है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तीसरा है रटकर स्मरण द्वारा, और चौथा है विलंबित नकल द्वारा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए जो आपका विलंबित नकल है ये तो होगा नहीं, रटकर यानी कि ये तो होगा नहीं, रट्टाफिकेशन। ठीक है, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा ये भी आपका नहीं होगा। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका संतुलनीकरण द्वारा हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से हम लोग अपने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया हमारे विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसने ये प्रस्तावित किया है कि हमारे जो विशेष मानसिक संरचना है, ठीक है, और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरे से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। पहला ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लेवाइगोत्स्की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा लेवाइगोत्स्की। ठीक है, इन्होंने ही देखिए प्रस्तावित किया था कि जो हमारे विशेष मानसिक संरचना है, ठीक है, और जो उसकी प्रक्रिया है, ठीक है, ये हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। किसने कहा है फ्रेंड्स, लेवाइगोत्स्की साहब ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपसे लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों को, दूसरा है सामाजिक अलगाव, तीसरा है इनाम और दंड, चौथा है पुनरावृत्ति और अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए जो अभ्यास है और पुनरावृत्ति ये इन्होंने तो माना नहीं है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इनाम दंड को भी नहीं माना है, सामाजिक को इन्होंने माना है फ्रेंड्स, लेकिन अलगाव को नहीं माना है। ठीक है, तो बचता क्या है आपका, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों को, ठीक है, इन्होंने सुसाध्य यानी कि महत्वपूर्ण माना है। किसने, लेवाइगोत्स्की साहब ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसे हम लोग छोटा कर लेंगे ताकि स्क्रीन पर जो है वो पूरा आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे को तैसा। पहला ऑप्शन है आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, तीसरा है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, और चौथा है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है बच्चे को जैसे को तैसा जो तर्क होता है वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि क्लास में आप पढ़ा रहे हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसने अपने दोस्त का पेन तोड़ दिया, तो जो उसका दोस्त है उसने भी गुस्से में आकर के उसकी पेंसिल तोड़ दी। यानी कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये इस्तेमाल करते हैं जैसे को तैसा तर्क, ठीक है, ये आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि जो इसमें फर्स्ट आंसर होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि जो एक संरचनावादी कक्षा होता है इसमें विद्यार्थियों को
किसके लिए या फिर किस लिए प्रेरित किया जाता है? पहला ऑप्शन है अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। दूसरा है बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। तीसरा है निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय अनुसरण आता है तो यहाँ पर पहले ही आप कट कर दीजिए क्योंकि निष्क्रिय तो कहीं होगा नहीं। और चौथा है रट कर याद करना, तो रट्टाफिकेशन तो कहीं माना नहीं गया है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी पेडागोजी है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपकी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर रट कर याद करने के लिए जो रट्टाफिकेशन है यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन ऑप्शन माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। यानी कि जो बच्चा है वो खोज करके सीखेगा, तो वो जब एक संरचनावादी कक्षा में जाएगा तो जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अन्वेषण पूर्ण होंगे, यानी कि खोज करके सीखेंगे, वो बहुत ज्यादा यानी कि जो उनकी शिक्षा होगी, ठीक है, जब वो बच्चे जो है खोज करके खुद से सीखेंगे, जो उनकी शिक्षा होगी वो आगे चल के बहुत ही उनके लिए उपयोगी सिद्ध साबित होती है, ठीक है। तो जो अन्वेषण होता है फ्रेंड्स ये आपका पॉजिटिव होता है वर्ड, ठीक है, आप लोग बहुत सारे देखे होंगे टैग वर्ड, कुछ होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए जो आपका अन्वेषण होता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होता है, बाकी ये सभी जो है ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंधित कि जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। आपको बताना है कि जीन पियाजे के संदर्भ में जो बच्चों की निजी वाक है वो क्या दर्शाती हैं। उनकी अग्रवर्ती सोच, दूसरा है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, तीसरा है उनकी समस्या समाधान युक्तियां और चौथा है उनका परासंज्ञानात्मक कौशल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो पूछा गया है कि जो बच्चे हैं जीन पियाजे के अनुसार इनकी जो सॉरी 1 मिनट, ठीक है, जो बच्चों का निजी वाक है, ठीक है, वो क्या दर्शाती हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि उनकी अपनी सोच जो विनियमित करने की अक्षमता है, ठीक है, निजी सोच जो है निजी वाक, ठीक है, इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड कि जो समकालीन सिद्धांत होते हैं, ओके, वो बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। पहला ऑप्शन है एक दिशीय सामान्य क्षमता, दूसरा है बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, चौथा है वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो समकालीन सिद्धांत होते हैं ये बुद्धि को किस प्रकार से अवधारित करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, ठीक है, यही समकालीन सिद्धांत के अंतर्गत जो बुद्धि है इसको अवधारित करता है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और आप लोगों की समस्याओं का जो हल होगा वो हम आप लोगों की क्लास में अगली दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, यह कथन किसका उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपसे मान लीजिए कहा जाता है, ठीक है, क्लास में आप लोग इतने पढ़े होंगे, हर जगह कहा जाता है कि जो लड़के हैं वो गणित में अच्छा होते हैं और जो लड़कियां हैं वो गृह विज्ञान में अच्छी होती हैं। और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो लड़कियां हैं वो नृत्य में कुशल होती हैं और जो लड़के हैं वो विज्ञान में, ठीक है। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का, जेंडर रूढ़िवादिता का, या फिर जेंडर समानता का, या जेंडर सशक्तिकरण का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका जेंडर बायसनेस यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, कि ये पहले से परंपरा चली आ रही है कि जो लड़के होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं लेकिन लड़कियां नहीं होती हैं, ठीक है। लड़कियां घर के काम काज में, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि लड़कियां केवल घर के काम काज, वो बाहर निकल रही है। देखिए वर्तमान समाज में आप बाहर जाकर के निकलिए, देखिए लड़कियां कितनी अब आगे जा रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल लड़के ही बाहर के काम करते हैं, लड़कियां भी बहुत सारी कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता है कि ये रूढ़िवादी पहले से ही चली आ रही है बनी बनाई। तो अभी भी लोग यही मानते हैं कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लड़कों को घर से बाहर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक
आयामों से होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आयु लिखा है लेकिन यहाँ पर आयामों होगा, ठीक है। आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, इनको सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। दूसरा है एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, बिल्कुल गलत। और तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, योगात्मक नहीं होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ये बिल्कुल गलत होता है कि जब बच्चों को आप अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, ठीक है। आपका देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो कहता है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी में जो आपकी समावेशी शिक्षा है, ठीक है, एनसीएफ 2005 के तहत वो यही कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठा करके शिक्षा दीजिए, वो चाहे किसी भी वर्ग से बच्चे हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ओके, राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, जो कि बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। हमने आपको बताया जहां पर प्रतिस्पर्धा आती है, ठीक है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। ओके, अगला ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। जब आप विद्यार्थियों में असफलता का डर ही पैदा कर देंगे तो वो आगे जाएंगे कैसे, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड कि जो बच्चे जो हैं, ठीक है, इनको अलग अलग भागों में बांटना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट आपका ऑप्शन है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। देखिए जहां पर बोध आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रिहेंसिंग, ठीक है, समझना जहां पर आता है वो सबसे आपका महत्वपूर्ण, यानी कि ऑप्शन यही हो जाएगा राइट आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका कथन और तर्क वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कथन ए कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये सही है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही है। देखिए जो एक अध्यापिका जो होती है वो विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो आगे आगे फटाफट से क्वेश्चन के आंसर बताते जाते हैं, और जो टीचर होते हैं उन्हीं की सहायता से क्या होता है कि कुछ बच्चे उन्हें बता दिया तो टीचर जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए जो शिक्षिका होती है यानी कि जो अध्यापिका होती है, वो जो बाकी के बच्चे होते हैं वो सबको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना चाहिए कि आप लोग को जो समझ में नहीं आ रहा है सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो आपका कथन हो गया ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आपका तर्क जो है आर, ये क्या कहता है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब आप सवाल पूछते हैं तो जो आपका थिंकिंग है, जो आपका समालोचनात्मक चिंतन है, ठीक है, इसके विकास में ये जो आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन? समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, सवाल पूछने में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए हैं, बाद में कभी कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रतिस्पर्धा होता है ये आपका निगेटिव होता है, और आपसे पूछा भी निगेटिव ही था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बहुसंवेगी उपागम, ठीक है।
तीसरा है आधारभूत संरचना सुगम्यता, और चौथा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ये तो बिल्कुल सही है, ये तीनों ही ठीक है। तो देखिए जो बाधक है यानी कि जो गलत है वही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाधक यानी कि निगेटिव ऑप्शन आपसे पूछा है। तो जो प्रतिस्पर्धा होता है फ्रेंड्स, कंपटीशन, ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए जो शिक्षा के समावेशन में बाधक होता है, ये आपका जो प्रतिस्पर्धा होता है यही बाधक होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे पढ़ने में विफलता महसूस करते हैं, ठीक है, पठन वैफल्य जो पढ़ नहीं पाते हैं, इन विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपसे पूछा है सही है, ठीक है, राइट वाले ऑप्शन पूछे हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें अक्सर खेल बोध में कठिनाई आती है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा है कि वे हमेशा सुस्त होते हैं। तीसरा है वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं। और ऐसा है फ्रेंड्स कि जो बोल नहीं सकते हैं वो हमेशा सुस्त होंगे, वैसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और चौथा है कि उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सामान्य से हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको फर्स्ट ही होगा, कि उन्हें अक्सर खेल बोध में कठिनाई होती है, क्योंकि देखिए वो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। खेल खेल में देखिए बहुत ऐसे खेल होते हैं जिसमें बच्चों को बोल करके वार्तालाप करके खेले जाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा पठन वैफल्य से जूझ रहा है विद्यार्थी, तो वो जब बोल ही नहीं सकता है तो उसको खेल बोध में तो कठिनाई होगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आवेगशीलता, ठीक है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं, ठीक है। जो आपका आवेगशीलता होता है या फिर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और अव्यवस्थित रहना, ठीक है, ये निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, दूसरा ऑप्शन है स्वलीनता, तीसरा है पठन वैफल्य, और चौथा दृष्टिबाधिता। तो ऐसा कोई नहीं है फ्रेंड्स, केवल ये पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना, ठीक है, ये जो विकार है ये किसके सापेक्ष है। तो यही पहला ऑप्शन है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यानी कि एडीएचडी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे। आज के हमारे देखिए ये 20 क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन बाकी हैं। ओके, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। यानी कि देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम, ठीक है, जो सीखने की कठिनाइयां हैं उनको पहचानने में व्यापक तरीका है। पहला ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण। ओके, तो हमने देखिए फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया है, जहां पर मानकीकृत आता है ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा है बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, ठीक है। और तीसरा है देखिए जो विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, व्यापक तरीका पूछा जा रहा है। और तीसरा है साल के अंत में परीक्षाएं, चौथा है केस अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका केस अध्ययन, यानी कि जो केस स्टडी होता है, जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है, इंडिविजुअली होता है, ठीक है। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विशिष्ट अधिगम के बारे में पूछा गया है, जो विशिष्ट अधिगम में कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका होता है। देखिए जब आप विशिष्ट अधिगम में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर केस स्टडी ही आपको जो है वो सहायता करेगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू आप लोगों का क्लास चलता रहेगा इसी चैनल पर सीटेट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे किस तरह से प्रभावशील ढंग से सीखते हैं। आपको बताना है कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से प्रभावशील ढंग से सीखते हैं। पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु को रट कर याद करने से। देखिए फ्रेंड्स हमने पहले ही आपको बताया है कि जहां पर रट कर याद करना आता है ये आपका निगेटिव वर्ड आता है होता है, ठीक है, क्योंकि जो रट्टाफिकेशन होता है ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन है सॉरी थर्ड ऑप्शन है कि दंड के भय से, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, ठीक है। देखिए जहां पर निष्क्रिय आता है ये भी आपका निगेटिव होता है, और जो दंड आ गया ये तो आपका निगेटिव माना ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बचता है वहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा जो बच्चा है, ठीक है, वो प्रभावशील तरीके से या फिर प्रभावशील ढंग से सीख सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए कहीं भी आपको अंतःक्रिया मिल जाए या फिर अपने आसपास की वस्तुओं द्वारा जो पारस्परिकता है ये वर्ड मिल जाए तो ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। देखिए आपका ये 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए दोनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सीडीपी के क्वेश्चंस जो भी हमने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, ये तो देखिए पॉजिटिव ही लग रहा है क्योंकि स्वनियमन जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि उनके संदर्भ से विनियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। देखिए वियोजित विषय वस्तु यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यही आपका निगेटिव है। तो बचता क्या है फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव बचेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कि विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, ठीक है, ये जो होता है इसी से विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है या फिर बढ़ाव जो है उसका बढ़ता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों की स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है समझिएगा कि जो कौन सा ऐसा उपागम है जो विद्यार्थियों की स्वयं पहल करने यानी कि खुद से पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है प्रतिपादक शिक्षण और चौथा है सामाजिक संरचनावाद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका होगा सामाजिक संरचनावाद, ठीक है, क्योंकि स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है तो ये आपका सामाजिक संरचनावाद ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं फिर से आपके कथन और कारक वाले आ गए हैं, ठीक है, कथन और कारक वाले। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कथन और क्या है कारक। कथन ए है आपका कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थी में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिल सके, ठीक है, जो कि देखिए बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। देखिए एक संरचनावादी जो कक्षा होता है इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनमें समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन और जो समस्या समाधान होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन कौशलों को विकास में मदद मिल सके, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए कथन सॉरी क्या है आपका तर्क, ठीक है। तर्क देखिए आर क्या है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, देखिए जो कथन ए है वो सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है, देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई नो मैंने कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, 24 24, ठीक है, 25। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि त्रुटियां यानी कि जो त्रुटियां हैं वो क्या हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। देखिए जो त्रुटियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है, त्रुटियों से ही तो आप आगे सीखते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए जो त्रुटियां होती हैं इन्हीं से हम सीख करके आगे चल करके सही कार्य करते हैं त्रुटियों के माध्यम से ही, ठीक है। तीसरा है केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जहां पर केवल आता है ये आपका निगेटिव पर्सन माना जाता है, ठीक है।
और लास्ट ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। ठीक है, देखिए जब अधिगम में कमियां होती हैं तभी त्रुटियां बच्चा करता है। ठीक है, तो जो अध्यापक है इनके अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि जो अधिगम में कमियां हैं, ठीक है, उसको समझा जा सके। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। 25 का जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि, ठीक है, पहला ऑप्शन है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। दूसरा है सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तीसरा है नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। और चौथा है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि जो ध्यान हो गया, ठीक है, स्मृति हो गया और समस्या समाधान हो गया, तो देखिए फ्रेंड्स ये नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, जो नकारात्मक भाव होते हैं, ठीक है, और सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर, देखिए जो सॉरी ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर इसका जो प्रभाव है वो गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ की पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, किससे किस पर? ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान पर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापिका है, ठीक है, ये विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करती हैं सीखने के लिए, तो क्यों करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कि दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए ही विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इनाम, प्रमाण पत्र है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इनाम वाला वर्ड आ गया ये आपका पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पर ये सॉरी ये निगेटिव ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि संप्रत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सही हो सकता है, बट हम लोग चौथा देख लेंगे। चौथा है अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट होगा कि संप्रत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए जो एक अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, संप्रत्तियों की समझ को बढ़ाने के लिए। ओके, तो राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न अभिलक्षणों को कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा युग्म है जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान। दूसरा है समरूपी सोच प्रकार्यात्मक स्थिरता। तीसरा ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच। और चौथा है अपसारी सोच और परासंज्ञान। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या पूछा आपसे? समस्या समाधान। यहाँ पर देखिए अपसारी चिंतन होगा। ठीक है, और परासंज्ञान। ठीक है, जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है कौन? अपसारी सोच और मेटाकॉग्निशन। ठीक है, परासंज्ञान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। ठीक है, कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। पहला ऑप्शन है बैठने की अनम्य योजना। दूसरा है जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके। तीसरा है विविधता के प्रति सम्मान। और चौथा है संसाधन संपन्न वातावरण। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाधक पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बैठने की अनम्य योजना। ठीक है, बैठने की अनम्य योजना। बाकी देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, जो निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा है बाधक वर्ड। ठीक है, बाधक जो है वो निगेटिव है, वो आपकी बैठने की अनम्य योजना है, यही आपका राइट होगा, क्योंकि आपसे पूछा ही निगेटिव है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। ठीक है,
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का कि विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि जो एक विद्यार्थी हो हैं, ठीक है, उनको नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल आ गया तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर निगेटिव होगा, ज्यादा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है भाषावली और चिन्हों या फिर संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा है पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, बचना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये आपका यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और इस क्लास की जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, ठीक है। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अभी तक चलिए जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो लोग कर लीजिए, जो हमारे पुराने लर्नर हैं, ठीक है, वो लोग एक लाइक तो कर ही दें, ठीक है। और जो नए लर्नर जुड़ रहे हैं, ठीक है, इस बार जनवरी 2024 के सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो साथ ही में एक सब्सक्राइब करते चलिए और कंटिन्यू क्लास पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग का हाँ, सीटेट आसानी से निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।